जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, बोनजोर्नो। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक आर्टिकल लिखा है इंडियाज़ वर्ल्ड के अंदर, इंडिया नीड्स अ न्यू ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जो कि विच शुड हैव इट्स रूट इन ऑनेस्टी एंड रियलिटी। वैसे एक बात बताएं, डू आर स्टेट्स शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट्स टू बी ऑनेस्ट? और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली जो आप इस आर्टिकल में कहना क्या चाहते हैं कि इंडिया एज ए मिडल पावर जो है, उसका उसको कैसे देख रहे हैं? एक तो हमने पिछले 15-20 सालों में देखा कि इंडिया ने पावर बोरो की, और दैट वाज एन अमेरिकन जो पीछे खड़े हुए थे, और इंडिया वाज पोजीशनिंग इट सेल्फ एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर। एंड नाउ हेयर कम्स अ टाइम जहाँ पे हम इंडियंस जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, एंड देर इज़ नो ग्रेट पावर बिहाइंड देम एट द मोमेंट एट लीस्ट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी कैसे लेके आएंगे? डू यू थिंक यू आर सजेस्टिंग कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन, मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए जो भी उसके पास है? बेसिकली व्हाट आर यू एडवाइजिंग इंडिया? कमर साहब, बहुत सारे सवालात आपने एक ही साथ मेरी तरफ फेंक दिए हैं, तो आई ट्राई टू आंसर देम वन एट अ टाइम। तो जहाँ पे आप ऑनेस्टी का सवाल पैदा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर द गवर्नमेंट शुड बी ऑनेस्ट, आई थिंक ये डेमोक्रेसी का ये तकाजा ही है कि द गवर्नमेंट शुड बी ऑनेस्ट विद देयर सिटीजन्स। अब ये और बात है कि सम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के वजह से, फॉर एग्जांपल, कि अगर आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, और बात असल में ये है कि आपके पास नहीं है सो इस तरह की सीक्रेट चीज़ें आप पब्लिक ना करें। सो देयर आर सम वेरी फ्यू, बट आई थिंक इट शुड बी फ्यू, or at least there should be some elected people who are informed of everything। जैसा हमारे पास अमेरिका में सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, सिक्योरिटी कमेटी है, जिनको सीक्रेट इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी का गवर्नमेंट शेयर करती है। बट आई कैन टेल यू दिस मच कि जब आप पब्लिक को एक तरफ, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन पब्लिक को झूठ बोला कि मैं अमेरिका फर्स्ट हूँ और मैं मिडल ईस्ट में वॉर्स नहीं शुरू करूँगा, मैं कोई लॉन्ग टर्म वॉर्स, और फिर उसने वही किया जो उल्टा बात की थी। सो दैट शोज टू मी ए लैक ऑफ ऑनेस्टी। और अगर बंदा ऑनेस्ट होता तो ही वुड हैव कम आउट टू द पब्लिक एंड मेड ए केस कि व्हाई ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम हिज प्रॉमिस। तो आई थिंक के ना सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, मैंने तो इस्लामिक गवर्नेंस पे भी एक लंबी किताब दी है कि भाई इस्लामिक गवर्नमेंट्स शुड नॉट लाई टू देयर पीपल। ऐसा कोई, जैसा कि एटलीस्ट मॉडर्न आईआर थियरी में देर इज समथिंग द रियलिस्ट कॉल एज द मोरालिटी ऑफ द स्टेट, जिसके तहत वो समझते हैं कि स्टेट सिक्योरिटी को प्रिविलेज करते हुए आप जो चाहे वो कर सकते हैं, एंड दैट इज मॉरल। But I don't think that in Islamic ethics and principles there is a मतलब पास नहीं है आपको for doing unethical things just to advance the national interest. National interest is not a sacred concept in Islamic societies, in Islamic state. हाँ, ये और बात है, आप डिपार्ट हो जाएं from Islamic values, that is fine, most countries do। यजीद के ज़माने से हम the states have departed away। इनफैक्ट मुआविया के ज़माने से आप कह सकते हैं कि व्हेन दे डिस्ट्रॉयड द खुलफाए राशिदीन, दे डिपार्टेड अवे फ्रॉम एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो वो एक सवाल है। आई थिंक दैट द मोर ऑनेस्ट द स्टेट्स आर, उनको अपनी पब्लिक की उतनी ज़्यादा बैकिंग भी मिलेगी। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी की चीज़ है, कि देखिए ग्रैंड स्ट्रैटेजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और अभी भी उसके ताल्लुक से डिबेट है कि इज इट यूजफुल और नॉट। क्या छोटे मुल्क के लिए ग्रैंड स्ट्रैटेजी इज यूजफुल और नॉट? जो टेक्निकल डेफिनेशन है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि आप अपने सारे सोर्सेस ऑफ पावर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और कल्चरल, सॉफ्ट पावर, ये सारे को
मिलाकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी गोल्स किस तरह आप हासिल करते हैं. दैट इज व्हाट ग्रैंड स्ट्रैटेजी इज सपोज टू बी. बट मैं समझता हूँ ग्रैंड स्ट्रैटेजी इज अ बिट मोर देन दैट. तो मैं बहुत सिंपल तरीके से, जैसा कि मैं मुशाहिद हुसैन से पूछा था, द डिबेट विद मुशाहिद हुसैन से जो मेरा इंटरव्यू था वाज टू गेट अ सेंस कि क्या पाकिस्तान हैज अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी. तो इसलिए मैं पूछा था आप बड़े होकर क्या बनोगे. तो जब आप बच्चों से पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनोगे और बच्चा कहता है कि मैं पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, देन यू से ओके नाउ यू हैव अ ग्रैंड गोल, हाउ विल यू गेट देयर. आप डॉक्टर कैसा बनोगे, आप इंजीनियर कैसा बनोगे. हमारे शहर में तो मेडिकल स्कूल भी नहीं है. थिंग्स लाइक दैट. लाइक अगर बच्चा कह दिया कि मैं आई विल, सोचिए आप कि भूटान में कोई बच्चा कहता है कि मैं आई वांट टू गो टू मार्स, कैसा जाओगे, भूटान में तो स्पेस प्रोग्राम ही नहीं है. तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि कोई ऐसे कंट्री को वो माइग्रेट हो जाए जहां पर देयर इज अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम एंड देन ही बिकम्स एन इंजीनियर इन एरोनॉटिक्स. तो हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी इज द स्ट्रैटेजी. लेकिन उस स्ट्रैटेजी के लिए गोल है. तो जैसा कि नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं एटलीस्ट ही हैज ए ग्रैंड विजन ना कि हम विकसित भारत बन जाएंगे 2047. अब ये और बात है कि वेदर देयर इज ए स्ट्रैटेजी और नॉट. तो हैप्पी मॉन जेकब जो एक प्रोमिनेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है भारत में, जो एक थिंक टैंक भी चलाते हैं और एक मैगजीन के एडिटर है इंडियाज वर्ल्ड, उन्होंने उसमें एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया को अपनी ग्रैंड स्ट्रेटजी को सोचना नीड्स टू रीथिंक और डी अमेरिकनाइज इट. तो उस लंबा आर्टिकल है, उसमें दो उनके मेन मुद्दे थे. एक मुद्दा ये था कि अमेरिका के ऊपर निर्भर था भारत का डिजायर टू बिकम ए ग्रेट पावर. उस खुलेआम से कह दिया, उसने कहा कि हमने पिछले 20 साल से ये कोशिश की कि अमेरिका हमको ग्रेट पावर बना दे, कि अमेरिका के साथ हम मिलकर, अमेरिका हमको हथियार देगा. अमेरिका अमेरिका ने बहुत दिए. मैंने इनफैक्ट वहां पर उसमें फिर दूसरे लोगों ने रेस्पॉन्ड भी किया. तो उसमें एक राजा मेनन नाम के एक नेवी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काफी तफसील से एक ही पैराग्राफ में लिस्ट कर दिया कितने एडवांस हथियार अमेरिका से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ड्रोन्स को लेकर, अदर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह. तो इंडिया की डेफिनेटली डिफेंस कैपेबिलिटीज को अमेरिका ने एनहांस किया है. नॉट ओनली दैट, और ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था. इट चेंज्ड एवरीथिंग जो जॉर्ज बुश के ज़माने में हुआ. लेकिन अब हैप्पी मॉन जेकब ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका पे भरोसा करना ज़रूरी है? क्या इंडिया कैन कम अप विथ अ, ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो इन अमेरिका सेंटर्ड नहीं है, इन डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने का के ऊपर फोकस करें. So don't expect America to make you a great power. Build your capabilities to become a great power. ये हैप्पी मॉन जेकब का खुलासा है. और उसके रिस्पांस में कई लोगों ने डिबेट किया. इनफैक्ट सी राजा मोहन का एक आर्टिकल आया था फॉरेन पॉलिसी में, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत बेसिकली नहीं है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और वी डोंट नीड टू रीस्ट्रक्चर दैट. तो ये सारा डिबेट चल रहा था. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये आर्टिकल लिखा. दे इनवाइटेड मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट और आई आई रोट दिस पीस. तो मेरा 3-4 पॉइंट्स ये थे कि एक तो एक कि इंडिया में रेट्रिक बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा. सो फॉर एग्जांपल कि आजकल ऑब्सेशन है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट देयर आर अदर फैक्टर्स जिस पे कोई तवज्जो ही नहीं होती. फॉर एग्जांपल आज सबसे एशिया की सबसे लोएस्ट रैंक्ड स्टॉक मार्केट हो गई है इंडिया की, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का सवाल है. तो इस तरह से कई नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज कर कर अगर आप उसको हाईलाइट करते तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, एंटी हिंदू हो जाते हो, इस तरह की बातें. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि यू आर ओवर एस्टिमेटिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वेयर द स्टेट रियली इज. ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से आर्ग्यू कर रहा हूँ कि इंडिया है स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज. इंडिया अमेरिका पे डिपेंडेंट है, इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है, इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है. एक सिंपली मिसाल देता हूँ आपको कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट
बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में फार्मास्यूटिकल इज द बिग अचीवमेंट. इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है फार्मा को. इनफैक्ट अमेरिका का 40+% इन वॉल्यूम, नॉट इन डॉलर्स, क्योंकि इंडिया से सस्ते आते हैं, उसका डॉलर वैल्यू कम हो जाता है. बट जो जेनरिक दवाएं आते हैं अमेरिका में, नियरली 40% से ज्यादा शायद इंडिया से आते हैं. तो इंडिया इज बिकमिंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड विदाउट इन्वेस्टिंग इन रिसर्च. समझ रहे हैं आप? तो बट उसका जो 73% उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाइना से आते हैं. तो अगर वो काट दें आप, चाइना से ताल्लुक खत्म हो गया, तो इंडिया की फार्मेसी विल कोलैप्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये, टू अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू टॉक अबाउट दैट, ओ वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर डिपेंडेंट ऑन चाइना. तो ये ऑटोनॉमी नहीं है, ये डिपेंडेंसी है. तो वन थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट इन दिस डिबेट्स कि इंडिया की डिपेंडेंसी को, मैनेजमेंट जो है उसको मैनेज कर रहा है इंडिया अपनी स्ट्रक्चरल. और इंडिया की जो इतनी तरक्की हो गई ना, इंडिया बिकेम द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, सिक्स बिगेस्ट, ये फला हो गया, चांद पे चले गए, सूरज की तरफ चले गए. इतना सारा होने के बाद इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वही का वही है जो आज से 50-60 था. वही दो चैलेंज, पाकिस्तान, चाइना. यानी 30-40 साल पहले जो डिबेट थे अबाउट हाउ टू डील विद पाकिस्तान, हाउ टू डील विद चाइना, आज भी. तो आप कितने भी पावरफुल हो, आपका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हैज नॉट चेंज्ड. दैट इज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इन दैट आर्टिकल, कि दे नीड ए स्ट्रेटजी टू एस्केप ये जो डिपेंडेंसीज और चैलेंजेस हैं. बिल्कुल, आपकी बात तो सही है. तो ये डॉक्टर साहब, फिर आपने कहा रेटरिक की बात की है. तो Yeah. रेटरिक तो वो तो बेसिकली सारा टाइम पॉलिटिकल अपने पर्पसेस के लिए करते हैं. और इंडिया जो है रिसेंटली अपने आप को, और ऑटोनॉमी की बात भी करें तो इंडिया, जो उसने कहा था अभी, जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, मोहन क्या नाम है उसका यार, वो जो आरएसएस में थे पहले, तो उन्होंने उधर वॉशिंगटन में माधव, हर्षित, राम हाँ, माधव. राम माधव, उन्होंने तो वॉशिंगटन में कहा था भाई तुम्हारे कहने पे रसिया से तेल लेना बंद कर दिया. ठीक है. तो बेसिकली ये इंडियंस हर चीज़ के अंदर डिपेंडेंट भी हैं, बातें ऑटोनॉमी की करते हैं, आप कहते हैं ये रेटरिक है इनकी. तो मतलब एक्चुअली, मतलब समझ नहीं आ रही कि आज जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये जो मक्का पैक्ट हुआ इस पे हमें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए ये अलायंस की कोई वैल्यू नहीं है. और जब सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे थे तो ये अलायंस क्या कर रहा था, या किससे बात इसने, कर रहे थे आप? मिस कर दिया मैं. किससे बात कर रहे हो? वो एक डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूँ, वो किसी से इंटरव्यू दे रहे थे आज कि मक्का पैक्ट हुआ तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते. डू यू थिंक दे आर ऑल्सो इन स्टेट ऑफ डिनाइल, या कि आपको लगता है कि इंडिया जो है, ख़ासतौर पे जयशंकर की कद काठ से बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, और इन चीज़ों के लिए एटलीस्ट डोवल साहब जो है वो बोलते हैं, या प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं. तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात करते हैं, डिपेंडेंट भी हैं, फैसले भी नहीं ले सकते, घर में रेटरिक से गुजारा करते हैं. तो डू यू थिंक इंडिया कंट्री ऑफ 140 बिलियन पीपल एक्चुअली हैज समथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड अदर देन जस्ट के जी ठीक है, हम एक मार्केट है, हम चीज़ें बना रहे हैं, कर रहे हैं, चाइना प्लस वन ही है बस एक, या लेकिन इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है इन दैट सेंस, या आप समझते हैं कि ये इम्पैक्ट ग्लोबली क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे किसी वक्त में? See, there are many things in that issue. तो मैं आपको पीछे से आता हूँ. What India can contribute. इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसका पॉपुलेशन इज गोइंग टू ग्रो फॉर सम टाइम. और 15-20 साल तक इंडिया विल रीच समथिंग क्लोज टू 1.7 बिलियन पॉपुलेशन. फिर उसके बाद इंडिया विल बिगिन टू डिक्लाइन. हालांकि इंडिया हैज ऑलरेडी रीच्ड जो फर्टिलिटी रेट होती है वो ऑलरेडी 2 के नीचे आ गई है भारत की, विच मीन्स दैट इट शुड नॉट ग्रो. बट मोमेंटम कुछ इस तरह सा है कि इंडिया विल रीच 1.65 1.7 बिलियन बिफोर इट्स पॉपुलेशन गोज डाउन, विच मीन्स कि इंडिया में
ग्रोथ तो हो रही है, विच यू कैन सी। तो इंडिया का जो 10%, टॉप 10% है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक जर्मनी या फ्रांस। और इंडिया जो साउथ इंडिया है पूरा का पूरा, उसकी पर कैपिटा जीडीपी इज अबव 5000। आपसे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा अमीर है पूरे सदर्न स्टेट्स, पूरे के पूरे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दीज आर वेरी रिच स्टेट्स। सो दे आर ऑन पार, जैसा यूक्रेन की तरह है ये, इन टर्म्स ऑफ जो यूक्रेन था बिफोर द वॉर, इन दैट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर मिडिल, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज बन चुके हैं वो। तो उससे ये होता है कि अगर आप 10% भी ले लें इंडिया का, तो वी आर लुकिंग एट 170 मिलियन पीपल। बांग्लादेश के उतना बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच इज ऑन पार विथ यूरोप। समझे ना आप? इट इज लाइक सेइंग कि इंडिया में एक जर्मनी और एक फ्रांस है। ये और बात है कि इंडिया में एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान भी है, एक सोमालिया भी है, बट इंडिया में एक जर्मनी और फ्रांस भी है। तो अगर आप जर्मनी और फ्रांस को इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो ये तो कम दोनों मिलके है ना। यू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द साइज। तो यहाँ पे आप आके बेच सकते हैं। आप 170 मिलियन आप चीजें बेच सकते हैं। सेलफोन्स फॉर एग्जांपल, हर बंदे के पास तब सेलफोन होता है, तो दे कैन बाय आईफोन। सोचिए आप 170 मिलियन अगर आप आईफोन्स बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग देम वेकेशंस, लाइफस्टाइल, आप उनको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले दुबई में इंडियंस है। So they are not only capable of buying expensive things from overseas, they are also investing abroad. फिर इंडिया का जो एक एक एसेट है विच इज इट्स डायस्पोरा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, यूनिवर्सिटीज, आप जाके हार्वर्ड में देख लीजिए, डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज इज एन इंडियन फेलो। अगर आप जाके देख लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के बिजनेस स्कूल के डीन, कई जगह जाके देखिए आप, यूनिवर्सिटीज आर डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रोफेसर। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आप देखिए इंडियन सीईओ। तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टैलेंट, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। कोई मुल्क इतना नहीं, द ओनली कंट्री दैट कम्स क्लोज इन कॉम्पिटिशन इज चाइना, एंड चाइना सफर्स फ्रॉम द एक्सेंट इशू। समझे ना आप? तो इंडियंस जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं कंपेयर टू द चाइनीज, दे आल्सो हैव एन एडवांटेज इन द ग्लोबल मार्केट। सो तो टैलेंट एक्सपोर्ट है। सो इंडिया हैज सर्टेन एजेस, सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब ये सवाल होता है कि उसको सही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से यूज किया जा रहा है या नहीं, दैट इज द डिबेट व्हिच इज कमिंग। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो वो है जहां तक कि इंडिया की नेटवर्थ है। तीसरी चीज ये है कि इंडिया, जैसा आप जयशंकर की बात कर रहे थे, देखिए 2003, 2023, 2024 तक आई यूज्ड टू बी ए बिग फैन ऑफ डॉक्टर जयशंकर। खासतौर से जब मैंने उनकी पहली किताब पढ़ी, इंडियाज वे, आई रियली लाइक दैट बुक। मैं अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी करता हूँ किताब। इट्स अ वेरी गुड बुक, सीरियस बुक है। उनकी जो दूसरी बुक आई थी, बेकार बुक है। It is terrible. वहां से I began losing some respect for him. It is, खैर, मैंने उस पर मैंने रिव्यूज किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। 3-4 शोज किए हैं मैंने उस पर। बट लोग इंडिया में मेरा मजाक उड़ाते थे, पीपल इन द मिनिस्ट्री, जो रिटायर्ड डिप्लोमेटिक सर्कल जनरल, कि दे थेट के मुक्तदर कोई भी चीज बगैर मोदी की इजाजत के, अप्रूवल के नहीं हो सकती। तो जो भी तुम क्रेडिट जयशंकर को दे रहे हो, वो शुड आइदर गो टू मोदी, और जो भी क्रिटिसिज्म जयशंकर को कर रहे हो, वो यू हैव टू डू इट टू मोदी। इट हैज नथिंग टू डू विद जयशंकर। इज नॉट एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सन। वही करता है जो, यस ही कैन एडवाइज मोदी, बट इज नॉट। तो बट आफ्टर 2023 डॉक्टर जयशंकर की शाइन खत्म हो गई है, यू नो। एंड बट इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू के आफ्टर 20, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, इंडिया का एकदम स्टैचर थोड़ा कम हो गया है। इंडिया हैज बीन मार्जिनलाइज्ड इन मेनी बिग इश्यूज, कॉन्स्टेंटली प्लेइंग ऑन द डिफेंस। मतलब ऐसा डर डर के, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इस इंडिया ऑन ऑल फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पिछले, आप कह सकते हैं कि
मोदी के तरफ से और जयशंकर से दो सो कॉल्ड ब्रेव मूव्स मुझे नजर आए। एक जो उन्होंने क्विकली डिसाइडेड टू री ट्विस्ट एंड गो टू टीएनजीएन एससीओ की समिट के लिए, जहां पे वो फोटोग्राफ आया विद पुतिन के साथ। ठीक है, दैट वाज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू वॉशिंगटन सेइंग वी हैव अल्टरनेटिव्स। कोई जवाब ही नहीं आया। ट्रम्प डिडंट इवन केयर अबाउट दैट। जो दूसरा था was the bold move was to go to say कि हम इसराइल के साथ खड़े बिफोर द वॉर स्टार्टेड। एंड ये अरब मुल्कों की मजबूरियां हैं, ये उनकी डिपेंडेंसीज हैं कि दे हैव नॉट बीन एबल टू रिएक्ट टू दैट एटलीस्ट इन पब्लिक। ना अरबों ने रिएक्ट किया, ना ईरानियन ने उसका कोई स्टेटमेंट दिया अबाउट इंडिया बीइंग सेइंग क्लियरली कि वी स्टैंड विद इसराइल। अनकंडीशनल है वो, ऐसा नहीं कहा कि इन दिस इशू दैट इशू हम इसराइल के साथ खड़े रहते हैं। तो आई थिंक इस वजह से तो ये डिबेट हो रहा है इंडिया में कि इंडिया नीड्स अ ग्रैंड स्ट्रेटजी बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड के that it is a foreign policy failure कि India is in this situation right now and they need to fix it. डॉक्टर साहब, आपने भी कमेंट किया हुआ है और आपने और लोगों को भी रेफर किया हुआ कि जैसे कि इंडिया नीड टू डी अमेरिकनाइज इट्स स्ट्रैटेजी। डी ये हैप्पी अमेरिकन मॉन जेकब की आर्ग्यूमेंट है जी। हाँ, तो मुझे ये बताएं, अगर डी अमेरिकनाइज करें तो पीछे रह क्या जाएगा? डू यू थिंक कि इंडिया जो है उसके बाद इंडिया क्या सेल करेगा अपने आप को दुनिया में, अगर अमेरिका की सपोर्ट नहीं होगी पीछे या? इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि अमेरिका की सपोर्ट ना हो की बात नहीं है। देखिए, ये तो सिर्फ अंडर मोदी दैट अमेरिका प्रो अमेरिका हो गया ना, और ट्विस्ट तो थोड़ा बहुत मनमोहन सिंह के अंडर शुरू हो गया था व्हेन द न्यूक्लियर अग्रीमेंट वगैरह साइन वगैरह हुआ 2007 या 8 में। बट उससे पहले अगर आप सारा कोल्ड वॉर देख लें आप, इंडिया वाज इंडिया's grand strategy of non-alignment was not America centered, it was not Soviet Union centered, it was self-centered. राइट? जो नॉन अलाइनमेंट का आइडिया पॉलिसी, इसमें नेहरू का विजन था बहुत ज्यादा। बट आपको पता है कि चाइना के साथ जब इंडिया की जंग हुई थी, अमेरिका ने हेल्प किया था इंडिया को। ये लोग बात ज्यादा नहीं करते, सिर्फ हमेशा 71 में सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था उसकी बात करते हैं, बट दे डिडंट। अमेरिका ने हथियार भेजे, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग भेजी, सो दे सेंड वेपन्स एक्सेट्रा इन 1962 टू इंडिया। आपको पता है अमेरिका के हवाई जहाज जो तिब्बत के ऊपर सर्वेलेंस करते थे 1950s में इंडिया से उड़ते थे वो। सो इंडिया वाज participating in covert American operations over China in the 1950s। अगर आप जाके देखें हैदराबाद के पुलिस एक्शन के वक्त अमेरिकन पे हियर इन हैदराबाद। सो अमेरिका वाज सपोर्टिंग। आपको पता है ये जो आईआईटीज बने हैं इंडिया में, दे हैव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एमआईटी। एमआईटी के प्रोफेसर्स आए, आईआईटी का ऐसे घर में बैठ के बना लिया नहीं, द करिकुलम, द डिजाइन, द विजन केम, मतलब विजन टू क्रिएट दीज इंस्टीट्यूट्स वाज मौलाना आजाद का इन कोलैबोरेशन विद नेहरू, बट द एक्चुअल ऑपरेशन के आइडियाज तो आईआईटी के साथ आए, एमआईटी के पास आए, स्पेशली जो दिल्ली के आईआईटी है, मुंबई वगैरह। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है ग्रीन, वो भी अमेरिका की बहुत मदद के साथ हुआ है। So India's early development happened with America. So that is proof to me कि you can get the help of the US without being US centered. तो अमेरिका आपको हेल्प करता है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज द गुडनेस ऑफ अमेरिकन विजन वगैरह। देखिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करती है। ये ट्रम्प आके हमको बदनाम कर दिया, बिल्कुल इसने ऐसा जैसा कि बाथरूम का डोर खुला रख दिया और सारी गंद कर दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जॉर्ज बुश के अंडर एंटी अमेरिकनिज्म वाज एट इट्स पीक। याद है आपको? हम लोग मजाक से कहते थे कि वी विल वेयर ए टी शर्ट सेइंग आई एम फ्रॉम कनाडा। जब भी यूरोप जाते थे, उम्रा के लिए लोग जाते थे, आई एम फ्रॉम कनाडा कह के टी शर्ट्स पहनते थे। सो सबसे ज्यादा जो एंटी अमेरिकन कंट्री थी वाज इंडोनेशिया। पब्लिक ओपिनियन में आप जाके प्यू के अगर डेटा देखे,
favorability ratings, it was in the teens. यानी 70-80 people in percent people in Indonesia were. सुनामी जब आई, इंडोनेशिया हजारों आइलैंड्स है। जब सुनामी आई कई बड़े आइलैंड्स पे कई इंडोनेशियंस के लिए द फर्स्ट रेस्पॉन्डर वाज अमेरिकन नेवी। उनको उनकी नेवी नजर नहीं आई, उनको उनकी पुलिस, उनकी रिलीफ वगैरह नजर नहीं आई। दे डिडंट शो अप फॉर मेनी डेज। इट वाज द अमेरिकन्स हु केम फर्स्ट टू हेल्प द इंडोनेशियंस। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज बुश ने और ऑस्ट्रेलिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड भी दी उसको टू फाइट दैट। बट वो जो प्रोमिनेंट हुआ, पब्लिक ओपिनियन इतना बदला है इंडोनेशिया में, फ्रॉम इराक वॉर की वजह से जो नेगेटिव हुआ था, सुनामी की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो आई एक्चुअली मेट द एडमिरल जिसने वो डिसीजन लिया। ही सेज आई डिडंट इवन हैव टू कॉल द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। जैसा हमने रियलाइज किया, वी वेंट टुवर्ड्स इट टू हेल्प। तो मैंने पूछा कि इतना जो आपने पैसे खर्च किए हैं इंडोनेशिया को मदद करने, वो बजट में थे क्या पहले से? सो द यूएस डिफेंस बजट हैज एन आइटम जो दूसरे मुल्कों को हेल्प करते हैं। सो अमेरिका हैज ऑलवेज हेल्प्ड अदर कंट्रीज। ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर और जॉर्ज बुश के अंडर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ गई है, अग्रेसिवनेस, खासतौर से जब से नियोकॉन्स अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं। बट अदरवाइज अमेरिका हैज बीन force for good in many parts of the world. It has been bad in many parts of the world, जैसा साउथ अफ्रीका भी है वगैरह। So I think कि India becoming India centered will not lose America entirely. That is the point जो मैं इतना बिलेबर कर रहा हूँ। और उसमें एक निरुपमा राव बल्कि इंडिया की फॉर्मर डिस्टिंग्विश एम्बेसडर भी रह फॉरेन चुकी हैं। सेक्रेटरी रहे। हाँ, सो शी उनका भी आर्टिकल है इस डिबेट में, एंड शी मेक्स द पॉइंट कि ना तो हमको अमेरिका का विजन अबाउट चाइना अडॉप्ट करना चाहिए, ना हमको चाइना का विजन अबाउट अमेरिका अडॉप्ट करना है। वी नीड टू सी विथ आवर ओन आईज। हैप्पी माउंट जेकब का आर्ग्यूमेंट था कि हम अमेरिका की आंखों से दुनिया को देख रहे हैं। वो सारी बात है, बिकॉज इन दैट इज द ओनली वे दे विल बी गिविंग देम सो मच विच इंडिया नीड्स एक्चुअली इन द आर्म्स डेवलपमेंट, आईटी, बहुत कुछ और दुनिया में ऑब्वियसली वो 100% ना भी देखें तो कुछ ना कि। डॉक्टर साहब, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। हम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तो देखते हैं कि एंटी अमेरिकनिज्म है फॉर वन रीजन और दी अदर। आपके पास 15% ही ऐसे फेवरेबिलिटी। पाकिस्तान इज द मोस्ट एंटी अमेरिकन कंट्री इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लेकिन द क्वेश्चन इज कि इंडिया के अंदर भी एंटी अमेरिकनिज्म है, इसकी क्या लॉजिक है? कि आप बाकी तो चलो ठीक है, हमारी तो समझ आ गई जी, इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशन को इस एंगल से देखा है, कश्मीर, पैलेस्टाइन, इसराइल, गाजा, दिस दैट। इंडिया के अंदर क्यों एंटी अमेरिकनिज्म है? वो तो सारे मतलब ज़रा सी बात हो तो वो रिसेंटली आपने देख लिया जो कुछ उन्होंने किया करते हैं। तो अभी पीयू का एक सर्वे आया पिछले चंद, मतलब हर साल करते हैं ना वो फेवरेबिलिटी रेटिंग। तो उसमें आप देखेंगे तो जो फेवरेबल व्यू है अमेरिका का, पाकिस्तान में सिर्फ 15% है। बट अमेरिका में, इंडिया में अभी भी 45% फेवरेबल हैं, 55 प्लस नॉट फेवरेबल है। बट historically, Indians have always been suspicious of the US because of the post colonial point of view. They've seen America as an imperial power. So during the Cold War, ज़माने तक India was, public opinion was against the US. कि यूएस पाकिस्तान के साथ है, यूएस ने पैटर्न टैंक्स दिए, यूएस के क्या आपके क्या, मैं भूल गया वो प्लेन का नाम जो 1965 में एयरफोर्स में इस्तेमाल आई किए टू थे। यू टू। नहीं 1965 में आपकी एयरफोर्स ने कोई नए अमेरिकन फाइटर्स यूज किए थे। सो देयर इज अ पब्लिक ओपिनियन के पाकिस्तान को हेल्प करता है ये पावर, प्लस इट इज एन इंपीरियल पावर वेरी क्लोजली अलाइन विद ग्रेट ब्रिटेन, नेटो वगैरह। सो पब्लिक कॉन्शियसनेस में द पोस्ट प्रो सोवियत यूनियन, देखिए अब रशिया की इतनी हाई अप्रूवल रेटिंग है, हालांकि रशिया के साथ इन रियल टर्म ना कोई सीरियस ताल्लुकात है, डिपेंडेंसी है मिलिट्री की, बट दैट इज रिड्यूसिंग और वो लो टेक होते जा रही है। सो हिस्टोरिकली इंडियंस वेयर अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, इसलिए तो ताजुब हो रहा कि इसराइल के साथ हैं। इंडिया वाज विथ फर्स्ट नॉन फर्स्ट
non-Arab country to recognize Palestine. India was a leader against apartheid in South Africa. तो ये तो ethical positions इंडिया ने ली. India was the first country to criticize America के जो interventions होते थे लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में. आपको याद है फिडल कैस्ट्रो आए थे इंडिया कितनी उनकी धूम हुई थी. So there is a long history of anti-colonialism in India, which is understandable because they are a post-colonial society. मतलब हमने सफर किया है colonization की वजह से. अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, it is post liberalization. अब 1980 से शुरू हुआ कि अमेरिका को माइग्रेट करेंगे, अमेरिकन बनेंगे वगैरह. एंड सो दैट हैज चेंज्ड. इनफैक्ट अगर आप शायद डोनाल्ड ट्रंप से सेकेंड टर्म से पहले अगर आप देखेंगे अप्रूवल रेटिंग, आई विल चेक ऑन प्यू के, तो यू विल फाइंड के मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर नाउ प्रो अमेरिका. सो एंटी अमेरिकनिज्म है, बट इट इज इन द सेंटर लेफ्ट, नॉट ऑन द सेंटर राइट. जैसा आरएसएस एंड ऑल आर डेस्परेटली प्रो अमेरिका. प्रो ब्रिटेन थे वो. आरएसएस अप्रो अब आ रहे हैं मोहन भागवत कल या परसों यहाँ पे स्पीचेस वगैरह देने के लिए. दे आर ट्राइंग टू रिलाई. वो समझते हैं कि अगर हम अमेरिका के करीब हो जाएं फॉरेन पॉलिसी में, दिस इज आरएसएस का व्यू, कि फिर हम जो डोमेस्टिक जो जुल्म करेंगे उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अमेरिका हमको बचा लेगा जैसा वो इसराइल को बचा लेता. दैट इज उनके ख्वाब यही है कि हम फिर मुसलमानों को मार डालेंगे सबको और अमेरिका हमको बचा लेगा फ्रॉम द बैकलैश फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज आई थिंक देयर इविल प्रॉमिस फॉर आरएसएस संगीज वगैरह. एंड दैट इज नॉट वर्किंग. वो जितना ज़्यादा घुसेंगे अमेरिका में उतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे. उनकी हिस्ट्री तो सबको पता है. इट विल कम आउट. Thank you very much, Dr. Sir. Pleasure You're talking to welcome. you all. Bye.